Good morning, students. Welcome to the next lecture. As you know, in the previous lecture, we have discussed about seed, its structure, the various type of seeds like albuminous and non-albuminous seeds, true seeds and false seeds, dormancy of the embryo, and now in the today lecture we are going to discuss about dicot seed and monocot seed, the structure of dicot and monocot seed. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट. ये कंपैरिजन में दिखा रखी है डायग्राम. ये जो डायग्राम है जिसमें सिंगल ये बना रखा है ए डायग्राम में, ये डायग्राम की जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ अ डाइकॉट सीड और जो राइट साइड है दैट इज़ अ मोनोकॉट सीड. तो इस तरह से डाइकॉट और मोनोकॉट में कुछ एक डिफरेंस होते हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इनकी डायग्राम देख लेते हैं. डाइकॉट मतलब टू, इसमें टू कॉटिलीडन होते हैं. डाई मतलब टू, कॉट मीन्स कॉटिलीडन. तो इसमें दो कॉटिलीडन होते हैं इसलिए इसको डाइकॉट सीड कहा जाता है. और मोनोकॉट में एक कॉटिलीडन होता है इसलिए इसको मोनोकॉट सीड कहा जाता है. नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर. डायग्राम में देख रहे हैं आप, जैसे डाइकॉट के जो दो कॉटिलीडन हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और जहाँ से वो अटैच होते हैं उसको कहा जाता है कॉटिलीडनरी नोड. वो एम्ब्रियो एक्सिस से जुड़े होते हैं. सेंटर में होती है एम्ब्रियो एक्सिस और एम्ब्रियो एक्सिस से वो दोनों तरफ जुड़े होते हैं और जहाँ से वो एम्ब्रियो एक्सिस के साथ टच करते हैं उसको कॉटिलीडनरी नोड कहा जाता है. द नेक्स्ट है, एम्ब्रियो एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड द part of the embryo where cotyledon node is present, above that part is epicotyle of the embryo और below that part is hypocotyle. जहाँ पे कॉटिलीडन जो हैं वो एम्ब्रियो से जुड़े हुए हैं जिस पॉइंट पे, उसको कॉटिलीडन नोड कहा जा रहा है. कॉटिलीडन नोड से ऊपर वाली जगह जो है एम्ब्रियो की, ऊपर जो एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट है, उसको एपिकोटाइल कहा जाता है. और कॉटिलीडन नोड से जो नीचे वाला एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट है उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है. तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. द एपिकोटाइल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस above the cotyledon node and hypocotyle is the part of embryo axis below the cotyledon node, and cotyledon node is the point or the place where two cotyledon are attached to the embryo axis. Then next है जो एपिकोटाइल है, that has a cotyledonary leaves, young cotyledonary leaves and meristematic cell group that is known as a plumule. जो एम्ब्रियो एक्सिस का एपिकोटाइल पार्ट होता है उसमें दो कॉटिलीडन नीड होते हैं, लीव्स होते हैं और उसके सेंटर में मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप होता है जिसको प्लूम्यूल कहा जाता है. और हाइपोकोटाइल के पार्ट की तरफ सबसे नीचे रेडिकल होता है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल जो बाद में रूट बनाएगा. तो प्लूम्यूल से शूट बनेगी जो एपिकोटाइल वाले पार्ट में होता है और रेडिकल से रूट बनेगी जो हाइपोकोटाइल वाले पार्ट में होता है. तो एपिकोटाइल पार्ट में एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है, दो कॉटिलीडन लीव्स होते हैं जिनको यंग लीव्स कहा जाता है. ये तो था डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर. मोनोकॉट सीड में देखो सेम चीज़ें हैं लेकिन इसमें जो कॉटिलीडन है वो एक ही है. इसमें भी एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, बट एक्स्ट्रा इसमें एब्सेंट क्या है कि इसमें एक ही कॉटिलीडन है, इसमें दो कॉटिलीडन नहीं है. अब इसमें दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं कि जो डाइकॉट सीड या बीन सीड यहाँ दिखा रखा है उसमें एंडोस्पर्म नहीं है. जो डाइकॉट सीड होते हैं, मोस्टली डाइकॉट सीड होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. कुछ एक में होता है डाइकॉट में भी एंडोस्पर्म, लेकिन ये जो बीन सीड है उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता. लेकिन मोनोकॉट सीड है उनमें मैक्सिमम में एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है और कॉटिलीडन भी प्रेजेंट होता है. तो इसमें आप कॉर्न सीड में, मेज़ के सीड में देख रहे हैं कि एक तरफ एंडोस्पर्म है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कॉटिलीडन है. जो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड हैं उन दोनों के चारों ओर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज अ सीड कोट. डाइकॉट सीड्स में क्या देखा गया है कि सीड कोट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक्सटर्नल इज टेस्टा एंड इनर वन इज टेगमेन. लेकिन मोनोकोट में ये फ्यूज्ड होते हैं, टेस्टा और टेगमेन फ्यूज्ड होते हैं. तो एक ही लेयर देखी गई है सीड कोट की. देन नेक्स्ट है जो पूरा का पूरा ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये पूरा जो एक्सिस बन रही है दैट इज नोन एज अ एम्ब्रियो एक्सिस. सिमिलरली मोनोकोट में भी ये जो पूरा पोर्शन एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, दैट इज अ एम्ब्रियो एक्सिस. देयर इज अ वन कोटिलीडन, देयर इज अ एंडोस्पर्म इन द मोनोकोट बट नो एंडोस्पर्म इन द डाइकॉट एंड द सीड कोट. सो दिस इज द डाइकॉट एंड मोनोकोट सीड. अब इसकी थोड़ी हम थ्योरी देख लेते हैं. जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, जो मोनोकॉट सीड्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. द मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक. पहले मैंने बताया कि उसमें डायग्राम में देखा आपने कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है
उनका सीड कोट थिन होता है और फ्रूट बॉल के साथ फ्यूज्ड होता है और फ्रूट बॉल को कहते हैं पेरिकार्प। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें सीड कोट जो है वो अलग अलग नहीं होता, टेस्टा और टेगमेन अलग अलग नहीं होते, वो फ्यूज्ड होते हैं फ्रूट बॉल के साथ, तो उसको सिंपल नाम टेस्टा ही दिया जाता है या फिर उसको सिंपल सीड कोट कहा जाता है। अलग अलग नाम नहीं होते टेस्टा और टेगमेन, क्योंकि ये 2 लेयर में नहीं होता है। देन इसमें एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है जिसको स्कचलम कहते हैं। और नेक्स्ट है द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड रेडिकल। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको रेडिकल कहा जाता है, और उसके ऊपर जो शीट होती है, एक प्रोटेक्टिव शीट होती है रेडिकल के ऊपर, उसको सिलोराइजा कहा जाता है। जो अपर पार्ट है एम्ब्रियो एक्सिस का उसको प्लूम्यूल कहा जाता है, और सिलो द कवरिंग ऑफ द शीट ओवर द प्लूम्यूल इज सिलोपेटाइल। तो 2 टर्म्स है, सिलोराइजा एंड सिलोपेटाइल, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है देर इज़ अ स्पेशल चीज़ इसमें क्या है मोनोकोट में, प्रेजेंस ऑफ द एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर इज़ अ प्रोटीनिशियस लेयर है जो एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रही है फ्रॉम द outer कवरिंग। outer कवरिंग क्या है इसकी, टेस्टा एंड फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड, दैट इज नोन एज अ पेरिस्पर्म। और उनको फिर एंडोस्पर्म के से अलग करने वाली लेयर कौन सी है, एलुरोन लेयर। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिवाइडेड लेयर बनी हुई है, पेरिकार्प लिखा हुआ है इन्होंने, उसके अंदर एंडोस्पर्म है, और पेरिकार्प और एंडोस्पर्म के बीच में ये जो स्पेशल मोटी सी लेयर बनाई हुई है इन्होंने, इसको कहा जाता है एलुरोन लेयर, जो प्रोटीनिशियस लेयर है। और ये लेयर एंडोस्पर्म को स्कचलम से या एम्ब्रियो से भी अलग कर रही है, एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन द वन साइड, एक ही साइड होती है, पूरे के पूरे सीड को कवर नहीं कर रही होती। एंड दिस इज अ रिच इन द प्रोटीन, जो प्रोटीन स्टोर है सीड, मोनोकोट सीड में, इस मेज के सीड में, वो इस एलुरोन लेयर में स्टोर होता है। तो दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द मोनोकोट सीड्स। देन नेक्स्ट है डाइकॉट सीड्स। अब डाइकॉट सीड के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लोग। मोनोकोट सीड में आपने देखा कि एक कॉटिलेडन था, इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। एग्जाम्पल पी, एलमंड, कैशू इसके एग्जाम्पल हैं डाइकॉट सीड्स के। मोनोकोट सीड्स के जो एग्जाम्पल है, मेज़ हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये मोनोकोट सीड के एग्जाम्पल हैं। ग्रास फैमिली जितनी भी है उसके सीड मोनोकोट्स होते हैं। अब हम डाइकॉट्स के फीचर्स की बात करें तो डाइकॉट में भी वही सेम, एम्ब्रियो एक्सिस तो सेम रहेगी, एम्ब्रियो एक्सिस होती है इसमें, वही हाइपोकोटाइल एपोकोटाइल पोर्शन रहेगा, वही प्लूमूल और रेडिकल पोर्शन रहेगा। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ के आगे कि इसमें 2 कॉटिलेडन हैं, और वो कॉटिलेडन जो हैं वो दे आर स्टोरिंग फूड। देन एम्ब्रियो एक्सिस के 2 पोर्शन या 2 जो टिप्स हैं या 2 पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। देयर इज अ 1 पार्ट दैट इज अ शूट टिप इज नोन एज अ प्लूम्यूल, द रूट टिप इज नोन एज अ रेडिकल, और पूरा का पूरा सीड जो है वो सीड कोट के अंदर बंद है या पैक है। और सीड कोट जो है वो 2 में डिवाइडेड है, आउटर वाले को टेक्स्टा कहा जाता है और इनर वाली को टेगमेन कहा जाता है। देन नेक्स्ट है अदर एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट सीड आर एप्पल, पल्म्स एंड पीचीज। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकोट सीड। यहाँ भी आप देख रहे हैं दैट इज ये मोनोकोट सीड का डायग्राम दे रखा है, और डिटेल अगर आप मोनोकोट और डाइकॉट में डिटेल डायग्राम अगर देखनी है हमने तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो रही है। देन नेक्स्ट एक चीज़ और थी इसमें एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में डिफरेंस जो है वो हमने करना था। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में डिफरेंस, एंडोस्पर्मिक सीड जो हैं उनको एल्बिनस सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को एक्स एल्बिनस सीड्स भी कहते हैं। सो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था एल्बिनस सीड की या एंडोस्पर्मिक सीड की कि इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। एंडोस्पर्मिक में जो है वो खाना कॉटिलेडन में स्टोर नहीं होता, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक में खाना कॉटिलेडन में स्टोर होता है। जो कॉटिलेडन होते हैं एंडोस्पर्मिक के दैट आर द थिन एंड पेपरी, क्योंकि खाना एंडोस्पर्म में स्टोर है इसलिए कॉटिलेडन का ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलेडन रिड्यूस्ड हो गए हैं, थिन हो गए हैं और पेपर की तरह हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है उनमें जो खाना है वो किस में स्टोर होगा, कॉटिलेडन में, इसलिए वो थिक एंड फ्लैशी होते हैं। जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें पेरिस्पर्म डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म नहीं, न्यूक्लियस डज नॉट फॉर्म पेरिस्पर्म या पेरिस्पर्म डज नॉट डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें पेरिस्पर्म बनता है, न्यूक्लियस से जो है वो पेरिस्पर्म बन जाता है। पेरिस्पर्म क्या बताया था आपको, दैट इज अ रेमिनेंट न्यूक्लियस, जो बचा हुआ न्यूक्लियस जो सीड के अंदर रह गया, दैट इज नोन एज अ पेरिस्पर्म। तो एंडोस्पर्मिक सीड में पेरिस्पर्म नहीं होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद है दैट इज़ अ होस्टोरिया, सस्पेंसर जो है, जो होस्टोरिया जो है वो सस्पेंसर होस्टोरिया का काम नहीं करता है, लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसमें सस्पेंसर होस्टोरिया को सब्स्टिट्यूट कर देता है और होस्टोरिया का काम सस्पेंसर ही कर लेता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि एंडोस्पर्मिक सीड में होस्टोरिया नहीं होता, क्योंकि
सस्पेंसर जो है वो हिस्टोरिया को डू नॉट सब्सिट्यूट द एंडोस्पर्म, लेकिन दूसरे में सस्पेंसर जो है वो हिस्टोरिया को सब्सिट्यूट द एंडोस्पर्म। द नेक्स्ट है एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज सीड, और एंडोस्पर्मिक सीड के, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है पी, बीन एंड कुकुरबिटा। तो पेपर में कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाता है कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में डिफरेंस लिखिए। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो आपको लर्न करने हैं इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट्स। सो अब हमने सीड की टाइप्स पढ़ ली, हमने सीड की टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर सीड के जो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिन एंड पोलियोम्ब्रियोनी। ये 2 अलग अलग टर्म्स है एपोमिक्सिन एंड पोलियोम्ब्रियोनी, जो एस्ट्रेसी और ग्रास फैमिली है। इसमें क्या देखा गया है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाते थे, और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने के प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। देन एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जो बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वैसे ही एपोमिक्सिस होती है, लेकिन ये टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, लेकिन ये काम करेगी या इसका तरीका जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होगा। कुछ एक स्पीसीज़ में क्या देखा गया, अभी एपोमिक्सिस होती कैसे है, कुछ एक स्पीसीज़ में क्या देखा गया कि जो डिप्लॉयड एग सेल है वो बनता है विदाउट रिडक्शनल डिवीज़न। आपको पता है कि जब एग सेल बना या मेल और फीमेल गमीट बनते हैं तो रिडक्शनल डिवीजन या मेयोसिस होती है, लेकिन क्या हुआ जब एग सेल बन रहा था तो मेयोसिस हुई ही नहीं और वो डिप्लॉयड एग सेल बन गया। वो डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्ट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो डिप्लॉयड है तो वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ एपोमिक्सिस। तो इसमें गैमीट्स तो बने जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। बस ये डिफरेंस रह गया इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड में रखा गया है, सेक्सुअल में नहीं रखा गया। लेकिन इसने कुछ जो पॉइंट्स हैं या कुछ जो मेथड है वो किसका फॉलो किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसलिए कहा जाता है कि ये मिमिक जो करता है, जो कॉपी की इसने वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिकॉज द डिप्लॉयड एग, वो एग डिप्लॉयड क्यों हुआ, क्योंकि उसमें मियोसिस नहीं हुई जब वो बन रहा था, इसलिए वो बिना मियोसिस के ही डिप्लॉयड एग बन गया और वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एम्ब्रियो हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। सिट्रस और मैंगो के प्लांट्स में क्या देखा गया कि जो न्यूक्लियस के सेल थे, न्यूक्लियर सेल थे, जो एम्ब्रियो सैक के चारों न्यूक्लियस होता है, उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया और उसमें से बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो गए, ग्रुप ऑफ एम्ब्रियो डेवलप हो गए, और जो सेंटर में एम्ब्रियो सैक था वो एम्ब्रियो जो है वो उसके अंदर तक चले गए, उनके अंदर तक प्रोट्रूड कर दिया, और वो एक जितने उसमें सेल डिवाइड कर रहे थे उतने ही नए एम्ब्रियो बन गए। जैसे सेंटर में एम्ब्रियो सैक है, उसके चारों ओर न्यूक्लियस के सेल हैं। मान लो न्यूक्लियस के 5 सेल जो हैं वो अचानक से डिवीजन शुरू कर देते हैं और ग्रुप ऑफ सेल बना देते हैं, तो न्यूक्लियस में से 5 नए एम्ब्रियो बन गए जिन्होंने सेंटर में जो एम्ब्रियो सैक था उसको क्रश कर दिया या उसको कवर कर लिया चारों तरफ से। तो जहाँ एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो बनना था वहाँ न्यूक्लियस के सेल ने 5 एम्ब्रियो एक साथ बना दिए। तो सिट्रस और मैंगो में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं एम्ब्रियो के चारों ओर वो एम्ब्रियो बनाते हैं, वो मल्टीपल एम्ब्रियो बना देते हैं। जब एक ही ओव्यूल के अंदर आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिलते हैं या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं एक ही सीड के अंदर, तो दैट इज़ नोन एज अ पोली एम्ब्रियोनी। तो ये डिफरेंस है एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी में। एपोमिक्सिस में जो एग, जो डिप्लॉयड एग है दैट इज़ डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द सीड इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन पोली एम्ब्रियोनी का, पोली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियोनी बहुत सारे एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। वो एम्ब्रियो किससे बन सकता है वो हम इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। पोली एम्ब्रियोनी कहाँ कहाँ हो सकती है सीड में, वो हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स में इसकी टाइप, पोली एम्ब्रियोनी की टाइप्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिटिक एम्ब्रियो। जो एपोमिटिक एम्ब्रियो बने वो उनकी जेनेटिक नेचर क्या है, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो जो एपोमिटिक एम्ब्रियो होंगे दैट आर द डिप्लॉइड, क्योंकि वो डिप्लॉइड एग सेल से बन रहे हैं। अब है पोली एम्ब्रियोनी की टाइप्स। पेपर में बहुत बार पोली एम्ब्रियोनी के बारे में नोट आता है, तो पोली एम्ब्रियोनी के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले है डेफिनेशन पोली एम्ब्रियोनी की, कि अकरेंस और फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर बन रहे हैं तो दैट इज़ अ पोली एम्ब्रियोनी। ये जो प्रोसेस है पोली एम्ब्रियोनी A.V. लीeuwenhoek ने डेवलप की थी और इसने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर की थी और सिट्रस के पौधे में देखी गई थी। अब है पोली एम्ब्रियोनी की टाइप्स। क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी, सिंपल पोली एम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पोली एम्ब्रियोनी एंड एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। अब सबसे पहले है दैट इज़ अ क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। क्या होता है कि जो जाइगोट है
उसमें डिवीज़न हो जाती है, या फिर जाइगोट से जो छोटा सा प्रो एम्ब्रियो बन गया, जो इनिशियल एम्ब्रियो बन गया, उसमें अचानक से डिवीज़न हो जाती है किसी कारण की वजह से, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो उसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, एक जाइगोट के या एक प्रो एम्ब्रियो के, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो उसमें 6 बार डिवीज़न हो गई, तो उसके कितने टुकड़े बन जाएंगे? 12 टुकड़े बन गए एक जाइगोट के, और सारे के सारे कैसे होंगे? बिल्कुल ओरिजिनल जाइगोट की नेचर के, जैसा डिप्लॉइड जाइगोट है वैसे ही वो होंगे। जैसा इनिशियल एम्ब्रियो, अगर इनिशियल एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो से बने तो बिल्कुल एम्ब्रियो की तरह होंगे, और वो 12 के 12 जो पीसीज हैं जाइगोट के या प्रो एम्ब्रियो के, दैट विल डेवलप इनटू 12 न्यू एम्ब्रियो इनसाइड अ वन सीड। तो दैट इज़ अ क्लीवेज एम्ब्रियोनिक, क्योंकि ये जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो की डिवीज़न से बना है, तो डिवीज़न से बना है, टूट के बना है, उनमें क्लीवेज होने की वजह से बना है, इसलिए उसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। और पॉलीएम्ब्रियोनी, ये जो टाइप है पॉलीएम्ब्रियोनी की, ये जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म, लेकिन कुछ एक एंजियोस्पर्म है जैसे रिथ्रोइम अमेरिकनम, निम्फेनिया, क्रोटेलेरिया, इनमें जो है वो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है। तो ये एनॉमली एग्जाम्पल है या फिर स्पेशल एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म के, अदरवाइज ये जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा होती है। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, जो एक एम्ब्रियो सैक था उसमें क्या हुआ कि एक से ज़्यादा जो है या तो एग बना हुआ था, या फिर जो एक ओब्यूल था या एक सीड था उसमें एम्ब्रियो सैक ही ज़्यादा थे, या तो एम्ब्रियो सैक एक से ज़्यादा थे। वैसे तो एक सीड के अंदर या एक ओब्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है जो सीड है, लेकिन अगर मान लो उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन गए थे या एक से ज़्यादा एग था, तो एम्ब्रियो भी उससे एक से ज़्यादा ही बनेंगे। तो दैट इज़ नोन एज अ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, कि ऑलरेडी एम्ब्रियो सैक का नंबर ही ज़्यादा था किसी कारण की वजह से, या एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एग का नंबर एक से ज़्यादा था। तो एग्जाम्पल ब्रासिका में होता है ऐसे। उसके बाद है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जो पोलन ग्रेन है वो ओब्यूल के अंदर एंटर हो जाती है और सिनर्जिड को भी फर्टिलाइज कर देती है। आपको पता है कि पोलन ट्यूब, एक ही पोलन ट्यूब अंदर आती है, वो सिर्फ एग और पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करती है, लेकिन क्या हुआ किसी कारण की वजह से या फिर किसी भी चेंजेस की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब अंदर आई, और उसने एग को, तो एक ने एग को फर्टिलाइज कर दिया, जो बाकी और आई एक्स्ट्रा में उन्होंने सिनर्जिड को भी फर्टिलाइज कर दिया। तो सिनर्जिड भी फर्टिलाइज हो गए, एग भी फर्टिलाइज हो गए, तो 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग होता है, तो उन तीनों ने मिलकर कितने एम्ब्रियो बना दिए? 3 एम्ब्रियो बना दिए। दैट इज़ अ मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। कुछ एक में तो क्या देखा गया है कि एंटीपोडल सेल को भी फर्टिलाइज कर देती हैं एक्स्ट्रा पोलन ट्यूब्स, और उसके एंटीपोडल सेल से भी नए एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें जो एम्ब्रियो के चारों ओर डिप्लॉइड न्यूक्लियस के सेल हैं या इंटेगुमेंट, जो ओब्यूल की कवरिंग थी जो बाद में सीड कोट बन जाती हैं, वो इंटेगुमेंट्स और डिप्लॉइड न्यूक्लियस सेल भी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। उनमें एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है क्योंकि उनके सेल डिप्लॉइड ही हैं, वो किसी कारण की वजह से डिवीज़न शुरू कर देते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, जो बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो एग्जांपल ये किसमें होता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी? सिट्रस, अपंशिया और मैंगीफेरा, मैंगो में। उसके बाद है कि अगर तो एक एम्ब्रियो सैक में, सेम एम्ब्रियो सैक से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहे हैं, एक एम्ब्रियो सैक होता है एक ओब्यूल या फर्टिलाइज सीड के अंदर, उसी एक एम्ब्रियो सैक में मान लो सिनर्जिड से बन गए एम्ब्रियो, या एंटीपोडल सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन गए, या फिर जाइगोट में डिवीजन हो गई और उसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना दिए, तो वो ही ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। और अगर एम्ब्रियो बन रहे हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर जो सेल हैं, जैसे न्यूक्लियस के सेल हो गए, इंटेगुमेंट के सेल हो गए, या फिर चलेजा के सेल हो गए, तो अगर एक्स्ट्रा वाले जो सेल हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर उनसे एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ एक्स्ट्रा पॉलीएम्ब्रियोनी या फिर दैट इज़ अ फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में कुछ एक जो मटेरियल था। आपने पॉलीएम्ब्रियोनी की मेन ये याद रखना है कि इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और ये किस किस में, ये कौन सी टाइप कौन से प्लांट में देखी गई है। वो एग्जाम्पल कई बार 1 मार्क का आ जाता है कि सिट्रस के पौधे में कौन सी पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, या पॉलीएम्ब्रियोनी की जो डिस्कवरी है वो किसने की। उसके बाद है जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो हम फूड और वेजिटेबल्स की यूज़ करते हैं। आपने देखा गया कि हम फार्मर जो है मोस्टली हाइब्रिड वैरायटी को कल्टीवेट करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हाइब्रिड वैरायटी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी की प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड सीड्स को हर साल फार्मर्स को नया खरीदना पड़ता है। वो उन सीड को स्टोर करके नेक्स्ट ईयर नहीं बीज सकते। जैसे हम नॉर्मल अगर वैरायटी लगाते हैं तो सीड को लोग स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से उसको बीज देते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जब हाइब्रिड वैरायटी से फर्टिलाइजेशन होगी, तो उनकी प्रोजनी जो है उसमें वो हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह नहीं जाते हैं, 50-50 जाते हैं। ये आप मेंडल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, इनहेरिटेंस में, कि कैसे जो
जब पेरेंट्स की फर्टिलाइजेशन होती है तो कैसे कैरेक्टर आधे एक पेरेंट से आते हैं, आधे दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो अभी आपने इतना याद रखना है कि जो हाइब्रिड सीड्स को हम सो करेंगे और उनके सो करने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बर्थ लेगी, जो पौधे लगेंगे, उनमें पूरे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हाइब्रिड वेराइटी के या हाइब्रिड पेरेंट के नहीं जाएंगे, वो डिल्यूट हो जाते हैं कैरेक्टर। तो इसलिए फार्मर को जो है वो पुराने सीड्स को वो यूज़ नहीं कर सकते, कॉस्टली पड़ते हैं इनको, और हाइब्रिड सीड जो है वो एक्सपेंसिव भी होते हैं साथ में। एक तो हर साल ख़रीदने पड़ेंगे, दूसरा वो महंगे भी होते हैं। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या उसका सोल्यूशन निकाला कि एपोमिक्सिस से हाइब्रिड बना लेते हैं। हाइब्रिड जो है वो अगर एपोमिक्सिस से बनाए जाएंगे तो अगर पेरेंट के जैसे कैरेक्टर हैं वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। कैरेक्टर की डिल्यूशन या कैरेक्टर हाफ तब होते हैं जब दो पेरेंट्स के अलग अलग जीन जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, मदर और फादर के। लेकिन जब हमने हाइब्रिड बनाया विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट एग से, डिप्लॉयड एग से ही नेक्स्ट जनरेशन बना ली, तो वो हाइब्रिड में डिल्यूशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा और उन सीड को फार्मर नेक्स्ट ईयर भी सो कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे के वैसे ही पेरेंट्स के कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे। जैसे हाइब्रिड सीड उन्होंने पिछले साल खरीदे थे, उनको अगर बीज देंगे तो नेक्स्ट ईयर आप उनको वैसी ही क्रॉप मिलेगी, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाले पौधे मिलेंगे, क्योंकि वो उन्होंने एपोमिक्सिस से डेवलप करवाए हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन उनको ग्रो करवाएंगे। इससे फार्मर का बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा और वो सीड जो है वो उनको जो है वो नेक्स्ट ईयर जो यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस इंडस्ट्री में, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज में एक्टिव रिसर्च चल रही है, जो एपोमिक्सिस कैसे होती है या कौन से जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे एपोमिक्सिस को हम हाइब्रिड वेराइटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर रिसर्च चल रही है और इसका हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारा फ़ायदा लिया जा रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 2। हमने आज पोलियमरोनी, देन एपोमिक्सिस, सीड मोनोकॉट और डाइकॉट सीड स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में पढ़ा। अगर इस लेक्चर में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो NCERT क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपने एक बार NCERT क्वेश्चंस को रीड करके आना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट या खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।